Hi, good afternoon, everyone. So, Aj, the thing that I have prepared is the interlinks between the cultural aspects of Germany and India, Bharat. So, I've prepared a few slides. Let's start with it. टॉपिक इज यूरोप का आर्यवर्त जर्मनी। जर्मन वासियों की मान्यता रही है कि वे आर्य रक्त के विशुद्ध उत्तराधिकारी हैं। ऐसा क्लेम वो करते रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द बुक विच वॉज रिटन बाय एडोल्फ हिटलर, मीन कैम्फ। इन दैट बुक, उस बुक में उसने इस तथ्य को बड़ा बढ़ चढ़ के बताने की कोशिश करी है कि प्योर आर्यन रेस जर्मन में है। उसका ये मानना है कि प्योर आर्यन रेस इंडिया से स्टार्ट हुई थी, मगर अब इंडिया में प्योर आर्यन रेस नहीं रही और वो माइग्रेट होके जर्मनी में आ गए एंड हेंस दे आर द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। ऐसा उसका क्लेम है, मगर ये 100% सही नहीं है। प्राचीन काल में हिमालय की उपत्यकाओं में आर्य वंश विकसित हुआ था। जो हिमालय रेंजेस हैं इंटीरियर्स में, वहां से वे लोग भारत की ओर गए, टूवर्ड्स द प्लेन एरियाज ऑफ इंडिया। भूमंडल के अधिकाधिक क्षेत्र की सेवा साधना करने की महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें भारत से मध्य एशिया के मार्ग से होकर यूरोप की ओर गतिशील होने की प्रेरणा दी। उन दिनों यूरोप में जितना क्षेत्र यातायात की संभव सीमाओं में आ सका, वहां वे गए और बसे। चूंकि अन्यान्य क्षेत्रों में वे स्वल्प संख्या में पहुंचे थे, इसलिए वहां के आदिवासियों के साथ उनका रक्त सम्मिश्रण होता चला गया और ऐसी नस्लें बन गई जिसे विशुद्ध आर्यवंशी नहीं कह सकते। दिस इज एज पर द रिपोर्ट्स। द्वितीय महाविश्व के द्वितीय महायुद्ध में पराजित जर्मनी के अधिनायक हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन केम्फ, जैसा मैंने अभी बताया, मैं इस तथ्य को बहुत बड़ा चढ़ाकर उभारा है कि जर्मन लोग ही विशुद्ध आर्य रक्त के वंशज हैं। उसी देश में प्रागैतिहासिक काल में आर्य लोग समुचित संख्या में बसे और उन्होंने रक्त शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखा, ऐसा उसका मानना है। वह परंपरा यथावत कायम है और जर्मन लोग नस्ल की दृष्टि से विशुद्ध आर्यवंशी कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसा भी मीन कैम्फ बुक में अडल्फ हिटलर का क्लेम है। भारतीयों के बारे में उसने आक्षेप लगाया है कि वे लोग अब विशुद्ध आर्य वंश के नहीं रहे। द्रविड़ आदि अनार्यों के साथ उनके रक्त का सम्मिश्रण हुआ है। अन्य देशों में भी बहुत लोग वहां आते बसते और वंश वृद्धि करते रहे हैं। इस प्रकार भारतीय रक्त की दृष्टि से वर्ण संकर स्तर के हो गए हैं। उनकी मुखाकृति और दूसरी विशेषताएं वैसी नहीं रही जैसी कि आर्य वंशों की होनी चाहिए। ऐसा मीन कैम्प बुक में अडल्फ हिटलर का क्लेम है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन माय ओन, इट इज एज पर व्हाट दिस बुक सेज। नाउ गोइंग फर्दर, यूं तो जर्मनी में इन दिनों ईसाई धर्म ही प्रचलित है, वहां के निवासी हिंदू धर्मानुयायी नहीं है, तो भी उन्हें आर्य संस्कृति और उसके तत्व दर्शन पर भारी गर्व है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दे नो दैट they do not follow Hinduism, they follow Christianity, but still they have such high regard, still they have such high uh, aspiration to claim that they belong to the race of Aryans, which has origins from India. अब किसी चीज़ को आप अपनाना चाहते हो, किसी चीज़ से आप जुड़ाव महसूस करवाना चाहते हो, इसीलिए करवाते हो अगर उसमें कुछ दम है, अगर उसमें कुछ क्वालिटी है, आप अच्छे के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। आर रेस प्योरेस्ट फॉर्म जो रही है वो इट इज़ नो लेस देन गॉडली जीन्स, ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है। हिटलर ने नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, लेट मी मूव माई स्लाइड्स,
स्वास्तिक बनाया था। यही आर्य धर्म का आदि प्रतीक है। स्वास्तिक का ही सुधरा रूप ओम है और ओम का उपयोग प्रत्येक मंत्र के आरंभ में तथा अन्यत्र उपासना क्रमों में होता है। मांगलिक कार्यों एवं स्थानों में स्वास्तिक को चित्रित भी किया जाता है। भारत में सांप्रदायिक बिखराव आने से और भी प्रकार की सांकेतिक पूजाएं चल पड़ी हैं, किंतु आर्यवंश के आदि प्रतीक स्वास्तिक को आधारभूत पाकर जर्मनी ने उसी को अपने सांस्कृतिक संपल के रूप में अपनाया। जर्मन विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि जर्मन शब्द शर्मन शब्द का अपभ्रंश है। भूतकाल में वहां भारतीय ब्राह्मण पहुंचे थे और उस देश का नामकरण करते हुए सांस्कृतिक मान्यताओं का सूत्रपात किया था। अभी यहाँ पे मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि जब हम यहाँ पे भारतीय ब्राह्मण पहुंचे थे कहा जा रहा है, तो ब्राह्मण वो नहीं जो कास्ट से है, जिसकी कास्ट ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म में रमण करे, जिसके आचार विचार ब्रह्म में रमण करने वाले हों। मैं बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आज के कंटेक्स्ट में। इफ किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, उनके बच्चे हो सकता है डॉक्टर बने और उनके बच्चे हो सकते हैं सीए बन जाए, उनके बच्चे हो सकता है कोई अच्छे प्रोफेसर बन जाए किसी सब्जेक्ट के, हो सकता है वो आर्मी में चले जाए। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे 2 जनरेशन डॉक्टर रहे थे तो मेरे बच्चे भी डॉक्टर होंगे। डॉक्टर कास्ट नहीं बन जाती, वो एक प्रोफेशन है। इफ़ योर 2 जनरेशंस हैव बीन इनटू आर्म फोर्सेस और आपका जो 3rd जनरेशन का बच्चा है वो डॉक्टर बन जाए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जो है ना हैव बीइंग इन आर्म फोर्सेस बिकम अ कास्ट। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण की बात हो रही है, उस जमाने में जो बात होती थी कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, वो बेस्ड ऑन काम होता था कि आप किस टाइप का काम चूज कर रहे हो। इससे डिसाइड नहीं होता था कि आप किस कास्ट में पैदा हुए। तो ये बड़ा क्लियर कर देने वाली बात है। हेंस आई एम रीडिंग दिस अगेन। जर्मन विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि जर्मन शब्द शर्मन शब्द का अपभ्रंश है। भूतकाल में वहां भारतीय ब्राह्मण पहुंचे थे। ब्राह्मण ब्राह्मण मीन्स वो जो ब्रह्म में रमण कर रहे हैं, वो जो पूरी सृष्टि को अपना मानते हैं और सृष्टि की सेवा में लगे हैं, उनकी बात कही जा रही है, नॉट कास्ट स्पेसिफिक। और उस देश का नामकरण करते हुए सांस्कृतिक मान्यताओं का सूत्रपात किया था। लेट्स मूव अहेड। जर्मन विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि जर्मन शब्द, दिस व्हाट वी हैव कवर्ड, हिटलर ने जर्मन जाति को आर्य रक्त की उत्तराधिकारी के रूप में राजनीतिक रंग देकर बहुत उभारा था। यह ठीक है, पर इससे पूर्व भी उस देश के विद्वान बहुत दिनों से भारतीय संस्कृति की ओर असाधारण रूप से आकर्षित रहे हैं। जितनी स्टडीज जर्मन स्कॉलर्स ने भारतीय वेद और पुराणों की करी है, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट, उतना इंटरेस्ट इंडियंस ने अपने वेद और पुराणों में नहीं शो किया है। दैट इज ट्रू। इफ यू नो मैक्स म्यूलर, ही हैज स्टडीड इंडियन स्क्रिप्चर्स इन डिटेल, और उसने जितनी तारीफ इंडियन वेद और पुराणों की करी है और जितना अच्छा संस्कृत का ज्ञान बहुत सारे जर्मन स्कॉलर्स को रहा है, उतना इंडिया के अच्छे खासे संस्कृत के स्कॉलर्स को भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। वे उसके संबंध में अधिकाधिक जानने के लिए घोर परिश्रम भी करते रहे हैं। कहते हैं कि उनका आकर्षण इसलिए भी अधिक था कि वेद को ज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान का भी भंडागार माना जाता रहा है, और ये समझा जाता रहा है कि यदि वेद भंडार के रहस्यमय वैज्ञानिक तथ्यों को जाना जा सके तो भौतिक प्रगति के अनेकों सारगर्भित सूत्र हाथ में आ सकते हैं। संभव है कि जर्मन मनीषियों ने ज्ञान के साथ विज्ञान का दोहरा लाभ उठाने की दृष्टि से प्राचीन भारत के आर्य साहित्य की खोजबीन करने में अधिक उत्साह दिखाया हो। जो भी हो, यह निश्चित है कि जिस लगन, परिश्रम और मनोयोग के साथ पिछली शताब्दियों में जर्मन मनीषियों द्वारा आर्य साहित्य की खोज की गई, वह अनोखी है।
संसार भर में अन्यत्र कहीं से भी उतना उत्साह नहीं दिखाया गया, यहाँ तक कि भारत में भी उतनी अभिरुचि और तत्परता नहीं रही। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में वेद का अनुवाद होने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ही मिलेगा। भारत में हिंदी भाषा में जो अनुवाद हुए हैं उनमें से बहुतों में प्रायः जर्मन अनुवाद का ही सहारा लिया गया है। वेदों की ज्ञान गरिमा और महत्ता से विज्ञ समाज को परिचित कराने विस्तृत करने में जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स म्यूलर ने असाधारण श्रम और मनोयोग नियोजित किया है। संस्कृत भाषा के इस महापंडित ने ऋग्वेद का अनुवाद किया। वह सन 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने वेद वाङ्मय के महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए अन्य कई गवेषणा भरे ग्रंथ भी लिखे हैं। सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट पुस्तकमाला के अंतर्गत इनका प्रकाशन हुआ है और वह शोध निबंधों में प्राच्य विद्या के संबंध में बहुत ही प्रामाणिक माने जाते हैं। वेद के इतिहास पर उनका गोटेनगन ग्रंथ खोजपूर्ण है। प्रोफेसर मैक्स म्यूलर के ग्रंथों का सार सन 1838 ईस्वी में डॉक्टर रोसेन ने प्रकाशित कराया। इसके बाद कितने ही जर्मन विद्वानों की रुचि वैदिक साहित्य की ओर बढ़ी और उन्होंने कितने ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। हेनरिक स्तिमरा का सन 1879 ईस्वी में प्रकाशित प्राचीन भारतीय जीवन और वैदिक युग में आर्यों की आध्यात्मिक संस्कृति पठनीय है। हैरमंड ओल्डेन का वेद धर्म पुरातन भारत की आध्यात्मिक जीवनचर्या पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ सन 1894 ईस्वी में छपा। सन 1891 ईस्वी में एल्फ्रेड हेलीब्रैंड का भारतीय देवताओं की सामाजिक भूमिका प्रकाशित हुआ। सन 1927 ईस्वी से लेकर सन 1929 ईस्वी तक जर्मनी की प्रकाशन संस्थाओं ने वेदों के कई संस्मरण छापे। वेद और ब्राह्मणत्व ग्रंथ जर्मन विद्वान के एल गोगोनेर ने लिखा। हॉफमैन का द विजडम ऑफ द वेदास में जर्मन और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक और समन्वयात्मक विश्लेषण किया गया है। हैरन लसमेल का द ओल्ड आर्यन ऑफ द काइंड एंड देयर गॉड्स ग्रंथ सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें वेदकालीन भारतीय गौरव गरिमा पर प्रकाश डाला गया। हरमन व्रथिट के द हाउस ऑफ द अर्थ ग्रंथ में वेद साहित्य के संबंध में प्रस्तुत होने वाली अनेक शंकाओं और जिज्ञासाओं का सार गर्भित समाधान है। सन 1888 ईस्वी में प्राग के कॉल विश्वविद्यालय ने ऋग्वेद के 6 खंडों को प्रकाशित किया है। इसे उच्चारण की दृष्टि से बहुत प्रामाणिक माना जाता है। सन 1923 ईस्वी में अल्फ्रेड हेलीब्रैंड ने भी ऋग्वेद का एक अनुवाद प्रकाशित कराया। कैम्ब्रिज से सन 1923 ईस्वी में के.एल. गोल्डेनर का ऋग्वेद का अनुवाद 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ऋग्वेद के काल और इतिहास के संबंध में एक गवेषणात्मक मॉल्टेड ग्रंथ भ्रूष ने भी प्रकाशित कराया है। अथर्ववेद का जर्मन भाषा में अनुवाद फ्रेडरिक ने कराया, जो सन 1923 ईस्वी में छपा। जूलियस ग्रिल का आयुर्वेद का अनुवाद पूरा तो नहीं है, पर जितना भी अंश छपा है सराहनीय है। ग्रिल ने अथर्ववेद के कुछ अंशों का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है, जो सन
1879 ईस्वी में छपा था। संस्कृत विज्ञान पॉल डेनसन ने 16 उपनिषद नामक ग्रंथ छपाया, पर इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। पीछे उन्होंने उपनिषदों की दार्शनिकता पर प्रकाश डालने वाला वृहद ग्रंथ लिखा और सन 1915 ईस्वी में छपाया। एक अन्य जर्मन हर्टेलर ने उपनिषदों की ज्ञान गरिमा नामक ग्रंथ लिखा और सन 1921 ईस्वी में प्रकाशित कराया। उन्हीं दिनों विद्वान हिलव्रोथ ने भारतीय ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ प्रकाशित कराया। ब्रोथ का शोध कार्य जारी रहा और उन्होंने सन 1951 ईस्वी में और भी अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ द ब्रेथ ऑफ द एटलेल प्रकाशित कराया। इन ग्रंथों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि लेखकों को भारतीय धर्म एवं संस्कृति में कितनी गहरी दिलचस्पी रही थी और उन्होंने तत्संबंधी ज्ञान का उद्घाटन करने के लिए कितना अधिक श्रम किया। एहिले ब्रॉन्डेट लिखित विदेशी माइथोलॉजी ग्रंथ वेद साहित्य पर अच्छा प्रभाव डालता है। ओल्डनबर्ग, मैकडोनल, रिचर्ड पिसिल, एल अल्सफोर्ड, हेनरी ल्यूडर्स ने वेद साहित्य में से बढ़कर एक महत्वपूर्ण संदर्भ जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किए। प्रोफेसर शैक्टेलोविम ने वैदिक सूक्तों की ऐसी सुंदर व्याख्या की जिसे पढ़कर पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान इस अद्भुत ज्ञान की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। मार्टिन हॉग, एच ओटल, जूलियस एगलिंग ने ब्राह्मण ग्रंथों पर शोध कार्य किया। शतपथ ब्राह्मण जैसा विशाल ग्रंथ जर्मन भाषा में सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज के अंतर्गत 4 सीरीज में छपा है। हरमन ओल्डनबर्ग ने दी वेल्टा शायुजू देर ब्राह्मण टेक्स्टे में ब्राह्मण ग्रंथों पर अत्यंत गंभीर और विवेचनापूर्ण प्रकाश डाला है। स्टेन कोनो ने भी जर्मन भाषा में ब्राह्मण ग्रंथों पर शोधपूर्ण निबंध लिखे हैं। विल्हेम रॉड लिखित स्टाट उष्टगोसल शथिन ऑल्टिन इंडियन ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथों के दर्शन पर गंभीर प्रकाश डाला गया है। कॉल हॉफमैन का अधिकांश समय ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसंधान में ही बीता था। एक्ट वेटिल ड्यूपेरेनिन का संपादित 50 उपनिषदों का संकलन जर्मन देश में बड़े चाव से पढ़ा गया था। ऑर्थर शोपेनहावर, ओटो बोथालिंकड, हिले ग्रांटेड, योहान्नेस हर्टल, एडवर्ड एयर ने उपनिषदों की विवेचना पर सारगर्भित ग्रंथ लिखे हैं। पोप पॉल्ड्यून का 60 उपनिषदों का समीक्षा सहित अनुवाद ग्रंथ द फिलॉसफी देयर उपनिषद्स पढ़ने से प्रतीत होता है कि वे इस महान दर्शन से कितने अधिक प्रभावित थे। उसने अपना नाम बदलकर देवसेन रख लिया था। उपनिषद साहित्य पर ओल्डनबर्ग का द लेरे देर उपनिषदेन थर्ड दी ऑन फ्राइडे देज बुद्धिज्यूज तथा जैकोबी का दी एंड वेकलिंग देर गॉट्स डीवी देन इंडरदन ग्रंथ पढ़ने से प्रतीत होता है कि इन लोगों ने कितनी गहराई से उन्हें पढ़ा और खोजा और उनका सार तत्व विज्ञ समाज के सम्मुख रखा है। वेद ब्राह्मण उपनिषदों से आगे बढ़कर जर्मन विद्वानों ने पुराणों पर भी खोज की है और उनमें से कईयों को अनुवाद सहित प्रकाशित कराया है। पुराणों पर समीक्षात्मक तथा गवेषणात्मक ग्रंथ भी छपे हैं। ज्यूरिथ का पुराणों का जर्मन अनुवाद छापा गया और उसके कई संस्करण प्रकाशित हुए। हाइनरिच जिमर का भारतीय पुराण सन 1936 ईस्वी में छपा था। इसे पढ़ने पर पुराणों के काल, उद्देश्य और आधार पर नवीन दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने वाले कितने ही ग्रंथ भी जर्मनी में छपे हैं। लेखकों ने गंभीर अध्ययन करके विस्मृत तथ्यों को विज्ञ समाज के सामने
खोजपूर्ण सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया है। एफ फनसेकर का ग्रंथ गंगा की कथा बर्लिन से सन 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसमें पवित्र गंगा तथा उसके संबंधित उपाख्यानों पर सारगर्भित प्रकाश डाला गया है। फॉन्सेकर का ही दूसरा ग्रंथ हैम्बर्ग से भारतीय दर्शन पर प्रकाशित हुआ था। इसमें पौर्वात्य और पाश्चात्य दर्शन शास्त्रों की तुलना करते हुए भारत के तत्वदर्शियों की सूक्ष्म बुद्धि को मुक्त कंठ से सराहा गया था। प्राचीन भारतीय साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ विक्टर निल्स ने लिखा है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, जिससे अंग्रेज भाषी जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जोहान जैकब मेयर ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद किया। वह सन 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जर्मन भाषा के ग्रंथ मातंग लीला का भी रोचक अनुवाद उपलब्ध है। संस्कृत व्याकरण की जटिलता सर्वविदित है। जर्मन विद्वान यह प्रयत्न करते रहे कि उन्हें इस व्याकरण को जर्मन भाषा में उपलब्ध करने में सफलता मिले, तो संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों का समझना और उनका सार निकालना संभव हो सके। जिन खोजा तिन पाइया की उक्ति के अनुसार इस कार्य में कई जर्मन विद्वान लगे और कठोर परिश्रम के बाद अंततः उन्हें सफलता कर ही ली। डॉक्टर कीलहर्न विशेषतः इसी प्रयोजन के लिए भारत आए और उन्होंने संस्कृत विद्वानों से बड़ी अनुनय विनय के पश्चात संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। इससे पूर्व और भी कई जर्मन विद्वान इस दिशा में प्रयास कर चुके थे। इनमें ओटो बोथलिंग, अल्बर्ट वेवर, थियोडोर गोल्डस्टर, जो एगलिंग, वी लेखी और फ्रैंके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने भी संस्कृत व्याकरण को जर्मन भाषा में प्रस्तुत करने के लिए घोर परिश्रम किया था। कीलहर्न ने इन प्रयत्नों में एक सुनहरी कड़ी और जोड़ दी। उन्होंने पातंजलि महाभाष्य पर एक सुंदर ग्रंथ लिखा है। वे भारत में बहुत दिनों तक अध्ययन करने के उपरांत जर्मनी लौट गए और वहां उन्होंने प्रोफेसर मैक्स म्यूलर के साथ वेदों के अनुवाद कार्य में सहयोग दिया। जर्मनी के गॉटिजन विश्वविद्यालय में वे संस्कृत के प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑरियन रिसर्च नामक ग्रंथ का संपादन किया, जो अनेक जानकारियों से परिपूर्ण था। संस्कृत व्याकरण पर जर्मन भाषा में दो और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ छपे हैं। पहला है एडल्फ स्टेंजलर का एलिमेंटर बुक दो संस्कृत सेम्प्राखे, एंड सेकेंड इज जैकब बॉकर नॉगेल रिटन ऑल्टिडेशे ग्रामेटिका। ऑल्टिडेशे ग्रामेटिका, आई थिंक आई हैव मिस। इन ग्रंथों के सहारे जर्मन विद्वानों को संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन कर सकने की चाबी मिल गई थी। जर्मनी में अभी भी भारतीय दर्शन के प्रति गहरी आस्था है। वहाँ 11 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के पढ़ाने तथा शोध अन्वेषण की व्यवस्था है। योग विद्या सिखाने वाली 50 पंजीकृत पाठशालाएं भी चलती हैं। जर्मनी के दार्शनिक कॉन्ट, हीगल, शोपेनहावर, गेटे, शिलर, हेरमन हेस आदि के विचारों पर भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है। यहाँ तक कि बिस्मार्क, लूथर, कार्ल मार्क्स तक ने अपने सुधारवादी दर्शनों में भारतीय मान्यताओं से प्रेरणा ग्रहण की है। नीत्शे जैसा अति मानववादी नास्तिक तक अपने विचारों की पुष्टि में भारतीय प्रतिपादनों को प्रमाण रूप से प्रस्तुत करता रहा है। इन पंक्तियों में जर्मनी में भारतीय तत्वज्ञान के प्रति असाधारण श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए प्रमुखता के साथ चर्चा की गई है, पर यह उत्साह न्यूनाधिक मात्रा में यूरोप के अन्य देशों में भी विद्यमान है। अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में भी आर्ष साहित्य के अनुवाद कम नहीं हुए हैं। उन देशों के निवासियों में भी भारतीय तत्वदर्शन को समझने की उत्कृष्ट अभिलाषा देखी जा सकती है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से ऐसी शोधें होती रही हैं जिसमें भारतीय मान्यताओं का सहज ही प्रतिपादन होता है।
यूरोप के कतिपय देशों में ऐसे प्रमाण मिलते रहते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उस क्षेत्र में भी समय समय पर भारतीय पहुंचते रहे हैं और राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चेतना उत्पन्न करने के लिए वहां के निवासियों की महत्वपूर्ण सहायता करते रहे हैं। ईसा मसीह के बारे में प्रसिद्ध है कि वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र रहे और वहां बौद्ध दर्शन का अध्ययन करके वापस लौट गए। अपने यहाँ की भाषा और स्थिति के अनुरूप उन्होंने बौद्ध दर्शन के प्रेम व अहिंसा आदि सिद्धांतों का प्रचार प्रतिपादन अपने ढंग से किया। उनके उत्तराधिकारियों ने इसका नामकरण अपने गुरु के नाम पर ईसा धर्म अथवा ईसाई धर्म कर दिया। वस्तुतः भारतीय दर्शन का क्षेत्रीय विचार ही ईसाई धर्म के रूप में विकसित हुआ और आज यूरोप का अधिकांश भाग उस प्रकाश से लाभान्वित हो रहा है। जर्मनी के प्राय प्रत्येक कॉलेज में संस्कृत भाषा पढ़ाने की व्यवस्था है। संसार में एकमात्र जर्मन रेडियो ही महीने में 2 बार संस्कृत भाषा में प्रसारण करता है। ऐसी व्यवस्था स्वयं भारत तक में अभी नहीं है। इन दिनों भी उस देश में संस्कृत भाषा के ऐसे उद्भट विद्वान मिलेंगे जो हमारे आचार्य परीक्षोत्तीर्ण स्नातकों की सिट्टी पिट्टी गुम कर सकते हैं। एंड दैट इज अ फैक्ट। भारतीय योग और संस्कृति की थोड़ी सी चर्चा करने वाले भी जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। महेश योगी ने अपना प्रचार करने में पश्चिम जर्मनी में ही अधिक सफलता पाई। वहां के नागरिकों ने एक हवाई जहाज भी उन्हें भेंट किया। वहां सामान्य ज्ञान के भारतीय विद्यार्थी योग की चर्चा करके जर्मन नागरिकों में अच्छा धन कमा लेते हैं। गांधी जन्म शताब्दी जितने समारोह के साथ जर्मनी में मनाई गई थी उतनी शायद ही किसी देश में मनी हो। सरकार ने गांधी जी का टिकट निकाला और वहां के रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस ने गांधी सिद्धांतों पर पूरे उत्साह के साथ प्रकाश डाला। कॉलेजों में गांधी व्याख्यान मालाएं चली और यह सिलसिला प्राय 1 वर्ष तक चलता रहा। उस देश में भारत जर्मन सोसाइटी का एक सुदृढ़ संस्था भी है जिसके 30 नगरों में शाखा कार्यालय हैं। इस संगठन के द्वारा भारत और जर्मन को सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक समीप लाने का प्रयत्न किया जाता है और उस देश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने का प्रयत्न भी किया जाता है। So this brings us to the closure of discussion of Indian heritage connection with the Germans. I hope you have enjoyed this session. Thank you.